अप्लाई। क्लब प्राइम, आग से बचाए। जी 10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक से पहले अगर आप देखें, यतिन के साथ हमने सन फार्मा को डिस्कस किया। और प्लीज़ एक बार जरा सन फार्मा का चार्ट लेके आइए प्लीज़। देखिए आज फार्मा स्पेस वैसे ही हरकत में है। और मैं आपको बताऊं, सन फार्मा में इस खबर को डिस्कस करते करते जो स्विंग आया, उसमें स्टॉक लगभग 910 से लेकर 916 की ट्रेजेक्ट्री में आया। अभी करीब करीब 913-35 पर अगर आप देखिए ट्रेड कर रहा है। मानस हमारे साथ है। मानस, अब मैं इस खबर को कोरिलेट करते हुए देख भी रहा हूँ इस स्टॉक को। पिछले 3 दिन के लो सिमिलर हैं। 10 डे को वॉलेट नहीं किया और पोस्ट नंबर मुझे याद है, मेरे ख्याल से शुक्रवार को नंबर आए थे, उसके बाद थोड़ी 3 दिन में सॉफ्टनेस आई, लेकिन अपने डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है स्टॉक। आपका व्यू क्या है? अगर ये 913, 12, 910 का जोन होल्ड कर गया तो ऊपर के चांसेस कितने हैं इस स्टॉक के? देखिए, 2 स्तर ध्यान रखने हैं। अगर 908 रुपए के नीचे जाएगा, उसके ऊपर उसके नीचे सस्टेन करेगा 15-20 मिनट, तब तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको करेक्शन दिख सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और स्टॉक एक बार 920 922 के ऊपर निकल गया, तब फिर से जो रैली हमने मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन पहले देखी थी, वो फिर से रिज्यूम हो जाएगी और वापस हमें 950 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 920 के ऊपर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 915 का 950 रुपए के टारगेट के लिए। लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 908 रुपए का जरूर फॉलो करें। रखिए भाई सन फार्मा को रडार पे। और इस इंस्पेक्शन का यतिन कह रहे हैं अपडेट जो है 2013 से ये प्लांट जो है दिक्कतों में फंसा हुआ है। 2 इंस्पेक्टर्स जांच कर रहे हैं, इसी हफ्ते शायद कुछ आउटकम आए, तो स्ट्रीट में होप जाग रहे हैं, इसीलिए लोअर लेवल से रिकवरी। होल्ड का कॉल मानस की तरफ से आता हुआ 908 के स्टॉप के साथ। ये पता है सीजन, एक ऐसा वीरू कभी ऐसा एनालिसिस करा क्या ये सीजन होता है क्या यूएस एफडीए के इंस्पेक्टर्स के आने का? ये क्योंकि वो ऑरबिंदो फार्मा, फिर जुबिलेंट फार्मोमा, कल परसों सुवेन, इस सब में इंस्पेक्टर आए जा रहे हैं, जांच चली चली जा रही है। इसीलिए तो इंडियन होटल्स नहीं चल रहा। नहीं, एक्चुअली कोविड खत्म हो गया ना, पर्यटन का काम भी तो शुरू हो रहा है धीरे धीरे। चलो भारत भ्रमण के लिए प्लांट्स भी इंस्पेक्शन करते हुए आएंगे। इसका मतलब फिर डेल्टा कॉप सब आ जाएंगे इंडिया में डॉलर लेके, तो डेल्टा कॉप भी रडार पे रखिएगा आप। खैर, इस समय सन फार्मा ये एक दौर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल दौर होता है, सही कहा आपने। और 2006, 7, 8 में एक स्विंग शुरू हुआ फार्मा का। मुझे याद है आशीष, ये झूठ नहीं बोलूंगा, ऑरबिंदो फार्मा 150-200 रुपए का स्टॉक हुआ करता था। फिर एक दौर चला, स्टॉक कहाँ का कहाँ चला गया, और फिर इंस्पेक्शन का दौर शुरू हुआ। कोई स्टॉक नहीं छोड़ा, सब पिटे। और फिर उसके बाद 2020 अच्छा गया, 21 अच्छा गया, और फिर इंस्पेक्शन का दौर शुरू हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जो दौर था जब इंस्पेक्शंस हुए थे, उसके बाद फार्मा से तो फिर समझ में नहीं आता तो कौन से स्टॉक पे दाव लगाओ, जिस पे लो, जिसमें तेजी बनती थी, समझ में नहीं आता। हाँ, बहुत खराब दौर से फार्मास्यूटिकल स्पेस गुजरा है वो बीच का फेज तो। खैर, 10 के दमदार ट्रेड में आप लोग आ ही चुके हैं, तो पहले जरा, क्योंकि सन फार्मा की डेवलपिंग न्यूज पैक था, सीएनबी से पास एक्सक्लूसिव थी, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी था। लेकिन मार्केट से एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा, फ्लैटिश है। हालांकि 0 के 45 मिनट में बहुत एक्शन हमने देखा। शुरुआत बढ़िया हुई, फिर स्टीम मोमेंटम लूज आउट हुआ, उसके बाद वापस लोअर ट्रेजेक्टरी से कुछ रिकवरी के मोड में आते हुए भारतीय बाजार। लेकिन इस समय 25 पॉइंट की कमजोरी। इस समय निफ्टी बैंक 75 अंक के 1/4% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ, और ब्रेथ तो थोड़ी सी वीकन हो चुकी है। हालांकि अब तो फिर भी 1:2 से थोड़ा सा इंप्रूव्ड रेशियो नजर आएगा, हालांकि डिक्लाइंस के फेवर में ही है, लेकिन फिर भी वो वीकनेस थोड़ी सी ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा। वो मिड कैप इंडेक्स दिखाएगा आपको 2/3 3/4% के आसपास मिड कैप इंडेक्स अभी भी कमजोरी के साथ। लेकिन इस पिछले 10-15 मिनट की हाईलाइट लो से रिकवरी की। ऐसे में क्विकली समझ लिया जाए, पहले वीरू से जान लिया जाए जो 45 मिनट के सेशन के बाद अब व्यू क्या बन रहा है। वीरू, एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट D-1 वाला सेशन कैसा पैन आउट हो रहा है भाई अब तक? देखिए आशीष, मैं कहूँगा कि थोड़ी टर्बुलेंस रहेगी यहाँ पर, और टर्बुलेंस रहेगी। ये सुबह का भी अगर आप देखें मेरा व्यू था, टर्बुलेंस रहेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट को पार करने के बाद ही ये टर्बुलेंस खत्म होगी। और या तो आप नीचे जैसे सुबह गए ना अभी कुछ देर पहले, 250 की 260 की ट्रैजेक्टरी वहाँ ट्रेड कैच करने की कोशिश कीजिए, या फिर एक्यूट स्ट्रेंथ को प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। और वो मेरी मॉर्निंग की जो रणनीति थी उसमें क्लियरली मेंशन है आशीष,
मैं भी ट्रेडर होता, निफ्टी पंच कर रहा होता मान लीजिए, तो मैं बाय करता 17,383 के ऊपर। आज का इंट्राडे हाई वही है आशीष, और मॉर्निंग कमेंट्री में फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन वो क्लियर मेंशन है। जब तक आप कॉल राइटर को ट्रैप नहीं करेंगे, आप नीचे से पुल बैक देके ऊपर आ चुके हैं। अगर लॉन्ग ट्रेड है तो रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिप पे लिया है, जैसे कि अप्रोच थी कि बेस 1 के ऊपर खरीदिए, बट आशीष 383 और निकला तो आपको मिलेगा 431। 431 के बाद पिवट पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक 17,383। निफ्टी बैंक आशीष अच्छा करता हुआ अगेन 38,000 के जोन को स्ट्राइक कर रहा है। मेरा सुबह का मैंडेट था कि 38,040 के ऊपर से टिकने दीजिए, कल के लॉन्ग्स होल्ड कर दीजिए। 38,040 निकलेगा तो स्विंग अच्छा मिलेगा, चांसेस उसी के हैं। लेकिन मैं बताऊं आशीष, इस वक्त जरा एक बार आप एसबीआई का चार्ट देखिए। आज मेरे निफ्टी बैंक के एनालिसिस में और पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे बड़ा क्रक्स, सबसे बड़ा मैंडेट और सबसे बड़ा, अगर आप देखें जो मुझे जो कन्विक्शन दे रहा था वो था एसबीआई का प्राइस परफॉर्मेंस। लुक एट एसबीआई आशीष, ये स्टॉक 1-2 थर्ड अटेम्प्ट है ये इसका अपने 550 के जोन को पार करने का, और थर्ड वन जो होता है ना आशीष, वो हमेशा डिसाइसिव होता है और सबसे ज्यादा मैंडेट रखता है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है। तो ये जो चीज है ना स्क्रीन पे जो हो रही है, ये मेरे को थोड़ा सा कन्विक्शन दे दिया आशीष। ठीक बात, ये हो गई इस समय की कमेंट्री, और दोनों एक्सपर्ट जो सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमें साथ इस शो में, वो आपकी स्क्रीन पे मानस और सचिन। मानस, क्या है भैया अब 10 के दमदार ट्रेड्स, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप आज ये पेनल्टीमेट सेशन में? अब कमाई कैसे होगी? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक रही है वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन एक चीज और मेंशन करेंगे कि ट्रेंड में कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं है, किसी भी तरह के रिवर्सल के साइन नहीं है, और ये लगातार जो बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट बना रहा है, तो कभी भी करेक्शन मिले तो बिल्कुल खरीदारी करके चलना है। और 2 स्टॉक भी नजर पे है। पहला तो बिरला सॉफ्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्योंकि मिड कैप आईटी अच्छा कर रहे हैं, बिरला सॉफ्ट ने एक प्राइस ब्रेकआउट 340-42 की रेंज में दिया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करेंगे 338 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 360 रुपए के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक एचडीएफसी एएमसी का रहेगा, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। एचडीएफसी एएमसी ने 2 दिन पहले अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। कल हमने एक कंसोलिडेशन का दिन देखा, आज फाइनली फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी करिए। 1995 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 2100 रुपए के टारगेट के लिए। एचडीएफसी एएमसी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ, आपकी स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। सचिन, आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज क्या रहेंगे? आप क्या चेज करना चाहेंगे? शुरुआती टर्बुलेंस के बाद इंडस्ट्रीज थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्लियर हुआ है, आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। जी क्लियरली आई थिंक इंडाइसेस थोड़े से मुझे लग रहा है अच्छे खासे ओवरबॉट टेरिटरी में है। अगर हम निफ्टी बैंक का भी डेटा देखें तो पिछले 3 दिनों से वहां पर भी काफी नैरो रेंज बॉडीज बन रही है। निफ्टी में भी ये सिलसिला बरकरार है पिछले 4 दिनों से, बट जिस तरीके से अभी तक इन्होंने अपने शैडोज मेंटेन किए हैं 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ी सी साइडवेज टू रेंज बाउंड काइंड ऑफ एन एक्शन ही नजर आ रही है। तो लगभग मुझे लग रहा है फोकस आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रखना है। एंड जिस तरीके से फिलहाल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से आईटी ने वापस एक रिकवरी दी है, तो मुझे लग रहा है मिड कैप आईटी में से माइंडट्री का जो मैंने सेटअप डिस्कस किया था मॉर्निंग शो में, तो मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सेटअप कंटिन्यूड रखना चाहिए। सो अभी भी खरीदारी करनी है माइंडट्री के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस वही है 3408 के आसपास का। इंट्राडे का टारगेट लगभग अराउंड 3485 का होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 3530 तक ये पर्टिकुलर स्विंग एक्सटेंड होना चाहिए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार में आया है इनिशियल इंट्राडे जो एक्शन हुई है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है दीपक नाइट्रेट में एक अच्छा बैरियर यहाँ पर चैलेंज किया है। जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये हलचल हो रही है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होना चाहिए। सो लगभग 2065 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है आपको लगभग 1965 के आसपास एंड खरीदारी करनी है दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर्स पे। नंबर्स शायद कमजोर थे, लेकिन स्टॉक जो है ना वो अपनी दूसरी ही ट्रेजेक्टरी में चलता हुआ। कोलैप्स हुआ इनिशियली, देन
स्ट्रेंथ को एक्वायर किया और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ और अब सचिन के डार पे आया है। मानस, एसबीआई पे आपका टेक क्या है? नाउ इट्स एट डे हाई 544। एनी व्यू ऑन एसबीआई? अपने ऑल टाइम हाई को कल इसने टेस्ट किया था, उस ट्रेजेक्टरी को टेस्ट किया था। अभी का व्यू इंट्राडे में 1 मिनट चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे एक टिपिकल फ्लैग विजिबल है, जिसका अगर आप देखें ब्रेकआउट पॉइंट है 545। आपका व्यू? देखिए, कल भी मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे खरीदारी की राय दी थी। मेरे ख्याल से मेरे जो स्टॉप लॉसेस थे वो 234 रुपए के थे और टारगेट 534 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैंने खरीदारी की राय दी थी 565 रुपए के टारगेट के लिए। तो जो टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट रहेंगे। मेरा समझना है कि क्योंकि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट के बाद का मूव है, इसलिए अभी भी आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लीजिए 538 रुपए, 538 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। टारगेट वही सेट करके चलिए 565 रुपए के। 535 रुपए का स्टॉप लॉस आपका 544.5 पे ट्रेड करता हुआ ये स्क्रीन पर। आज का अगर मैं आप को समझाऊं कि भाई ओआई के दृष्टिकोण से क्या हुआ है, तो इट्स ओनली टेक्नोलॉजी, आईटी, जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। बिरला सॉफ्ट 1.8%, कोफोर्ज 4.3%, फर्स्ट सोर्स, माफ कीजिएगा, फर्स्ट सोर्स में शॉर्टिंग हुई है। बाकी माइंड ट्री 3%, ओआई लॉन्ग एडिशन, परसिस्टेंट लॉन्ग एडिशन, अच्छा बिहेवियर यहाँ पर नजर आ रहा है। कोफोर्ज अगर आप देखें यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है। तो अगर आप इस बाजार में इस वक्त देखें तो लॉन्ग साइड पे सिर्फ एक स्पेस जो कि लॉन्ग बटोर रहा है वो है आईटी और आईटी। आशीष, वो थोड़ा सा सेंटिमेंट हिट हुआ है अभी, पूछे क्यों? क्यों? इतनी देर में तो पीसीआर टीम ने पूछ डाला। वो मुंबई में ना घर की गैस बढ़ा दिए दाम, 4 रुपए पर केजी और बढ़ा दिए। अभी अभी एमजीएल ने बढ़ाए। तो अरे वैसे ही फटे चले जा रहा था और अब 4 रुपए पर केजी और एकदम से दाम बढ़ गए। 6 रुपए सीएनजी के, 4 रुपए पीएनजी के। केआर चौकसे होल्डिंग्स के देवेंद्र चौकसी सर जुड़ते हुए, देवेंद्र सर सब बोल रहे थे इन्फ्लेशन पीछे, हमारा रिटेल इन्फ्लेशन तो हमारी जेब में तो डेंट अभी कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे में ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है देवेंद्र सर? डिस्क्रिशनरी आइटम्स वाली कंपनियां ये चलेंगी नहीं, ये कंसर्निंग स्पॉट है इनके लिए। गुड मॉर्निंग। जो हिसाब से वर्ल्ड ने पिछले 2 सालों के अंदर करेंसी प्रिंट की है और सिस्टम के अंदर वो लोग ने करेंसी इन्फ्यूज की है, तो उसका एक स्वाभाविक आउटकम तो आना ही है कि आई थिंक अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस विल हैव लॉट ऑफ मनी इन आवर हैंड, एंड इफ मनी इज हियर इन योर हैंड देन डेफिनेटली आई थिंक योर स्पेंडिंग विल इंक्रीज। आपकी स्पेंडिंग बढ़ती है, डिस्क्रिशनरी बोले, नॉन डिस्क्रिशनरी बोले, आई थिंक जो भी जगह से हम लोग देखें तो रिटेल स्पेंडिंग जो बढ़ती है तो उसके साथ में आई थिंक काफी हद तक उनके फायदे भी होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ के आना, जैसे कि आई थिंक इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ के आना। और उसका नुकसान ये होता है कि इन्फ्लेशन साथ में बढ़ते जाता है। आई थिंक डेफिनेटली थिंक हर्टिंग योर पॉकेट्स। तो ये दोनों चीज साथ में चलती है। मेरा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड विल हैव टू गेट एडजस्टेड टू द हाई प्राइस सिनेरियो व्हिच आई थिंक वी हैव ऑलरेडी बिल्ट इन। मैं नहीं मानता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर कोई जगह पे प्राइसेस ज्यादा सॉफ्ट होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स ये जो कमोडिटी के दाम बढ़े थे उनको कंट्रोल में आना जरूरी था, तो ये आई थिंक काफी हद तक कंट्रोल में आए हैं, बट मैं नहीं मानता हूँ कि वो कॉलेप्स होंगे। आई थिंक दैट इज वन थिंग फॉर वेरी वेरी श्योर। तो इन्फ्लेशन उसकी जगह पे काम करेगा। एट द सेम टाइम आई थिंक कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है वो साथ में बढ़ते जाएगा। So overall, I think one will be probably looking at a higher amount of growth in the economy, and with the growth, I think more amount of purchasing power in the hands of people. ओके देवेंद्र सर, एक और चीज़ है। अभी देखिए आज कई चर्चा आशीष ने अगर आप देखें इस दूसरे टॉपिक से शुरू करिए, लेकिन मैं कमिंग बैक टू दैट कोर इशू। अभी हम मार्च अप्रैल मई में एक वॉर जोन में थे एंड सडनली ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए दूसरा एक वॉर जोन खोल रहा है और वो है दूसरे फ्रंट पे ताइवान। हमने इससे पहले एक अच्छा अर्निंग सीजन देखा जो कि स्पेशली बैंक्स के लिए बहुत अच्छा रहा। हमने एफआईएस का पार्टिसिपेशन लौटते हुए देखा। जून की वाइल्ड सेलिंग फिगर के बाद जुलाई काफ़ी अच्छा गया और हम इनफैक्ट अगस्त में काफ़ी उनकी तरफ से बाइंग भी दिख रहे हैं। आपको लगता है कि ताइवान इशू जो है वो इतना ये जो सेंटिमेंट है उसको बिगाड़ सकता है? ऐसे में अपनी जो बाइंग की अप्रोच है थोड़ी थिन रखें। इस वक्त हम लोअर लेवल से काफ़ी सब्सटेंशियली ऊपर भी आ चुके हैं। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप ताइवान इशू को इस वक्त?
पॉलिटिकली जो चीज को हम नहीं डिस्कस करना चाहते उसको साइड में रखते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। जो ताइवान की जो इकोनॉमी है, वो ताइवान की इकोनॉमी के ऊपर आई थिंक काफी हद तक दारोमदार रखता है वर्ल्ड की इकोनॉमी का, क्योंकि सेमीकंडक्टर का चिप्स का जो कारोबार है वो ताइवान की इकोनॉमी से आई थिंक जुड़ा हुआ है। अमेरिका या दूसरे कोई भी नेशन के अंदर आई थिंक सबसे ज्यादा थ्रेट यही रहेगी कि सेमीकंडक्टर का जो अवेलेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, तो आई थिंक काफी हद तक आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर सीरियस प्रॉब्लम आ सकते हैं। And that could be one of the reasons for which I think America is wanting to ensure that Taiwan remains, I think, an independent state. ये चीज को हम ध्यान में रखते हैं तो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि neither China would like to leave their control nor America would like to leave their control. And given that kind of a situation, a Cold War kind of a activity will continue. That is what my take would be. Cold War would be, I think, larger amount of issues, I think, getting affected with the economic aspect of the businesses. तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है। थोड़ा कहना मुश्किल है ये समय के अंदर कि आई थिंक इमीडिएटली क्या आउटकम आ सकता है, बट ये चीज के हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम आई थिंक इन इंडिया इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया इकोनॉमी आई थिंक इज लुकिंग फार मोर रिसिलियंट, फार मोर बेटर। और जो हिसाब से हमने पेंडेमिक के समय के अंदर इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए जो हम लोग ने मेजर्स लिए थे, इंक्लूडिंग ब्रिंगिंग अप द PLI स्कीम, इंक्लूडिंग आई थिंक ओपनिंग अप ऑफ ऑल द सेक्टर्स, मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया एज अ कंट्री वुड प्रॉब्ली शो फार बेटर परफॉर्मेंस। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस ग्लोबली आ सकता है, बट उसको आई थिंक जैसे जैसे अनफोल्ड होता है उस हिसाब से डिस्कस करना चाहिए। एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गिव एनी फियर सिग्नल्स, बट एट द सेम टाइम आई वुड रिमेन कॉशियस। तो फिर कॉशियस मतलब हमने देवेंद्र सर बहुत बढ़िया लोस से मार्केट्स को घूमते हुए बहुत पावरफुल कमबैक मोमेंटम इंडियन इक्विटीज ने एंजॉय करा। तो इन लेवल्स पे आप इस कॉशियस मतलब इन लेवल्स पे आप फर्दर पैसा ऐड नहीं करोगे, आपने जो खरीद लिया था उसको होल्ड ऑन करोगे, ये मान के चलूं, या फ्रेश पैसा भी डाल रहे हो आप लोग? आशीष, आई थिंक एक चीज के ऊपर आप ध्यान ज्यादा देंगे कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अगले 10 साल का जो कार्यक्रम है वो एक अच्छा कार्यक्रम बनने जा रहा है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई मार्केट के अंदर हम ज्यादा टाइमिंग के एस्पेक्ट से डिसीजन लेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जहाँ वैल्यूएशन अच्छे बनते हैं उसको ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। जैसे बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, NBFC क्षेत्र के अंदर क्रेडिट का ग्रोथ बन रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर क्रेडिट का ग्रोथ बन रहा है, जो फार्मास्यूटिकल के अंदर स्पेशलिटी जेनेरिक्स का जो कारोबार है उसके अंदर ग्रोथ बन रहा है, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर आई थिंक 20% के ऊपर का ग्रोथ बन रहा है। तो मैं ये सिलेक्टिव पॉकेट्स के ऊपर ध्यान देता हूँ। IT के अंदर जो हिसाब से आई थिंक कारोबार बढ़ रहा है उसे आई थिंक एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि या बड़ी कंपनी हो या मिड साइज की कंपनी हो, उनके लिए आगे का समय ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। तो आई वुड रादर कंसीडर कि यहाँ पे अगले 10 साल का जो कार्यक्रम देख के हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो मार्केट के अंदर जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एट लोअर लेवल्स, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड टाइम टू बाय। वो टाइम पे आई थिंक आउटसाइड इक्वेशंस थोड़ा नर्वस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट फिर भी इंडिया इकोनॉमी के लिए जो ग्रोथ का मोमेंटम बना है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो शॉर्ट में मेरा आंसर यही रहेगा कि सिलेक्ट कंपनीज को आप हर मार्केट के अंदर सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहोगे, एंड आई थिंक एट एवरी गिवन पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर वैल्यूएशन यू वुड लाइक टू बाय एग्रेसिवली इनटू देम। सर ये बाकी सब तो ठीक, जो टाइम टेस्टेड कंपनीज हैं, ये हम रिटेल थोड़ा सा ल्योर हो जाते हैं। ये न्यू एज कंपनीज जोमेटो पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में, ये आप लोग भी जिस तरह से पिटते हैं स्टॉक उसके बाद थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है कि आप लोग रडार पे रखते हो कि आप लोग वैल्यू कर पाए क्या इस तरह की न्यू एज बिजनेसेस को? सो आई थिंक अगेन आशीष, को न्यू एज कंपनीज का कारोबार है उसके अंदर उनका बेसिक कैरेक्टर है डिसरप्शन का। हाँ। तो उन्होंने अपना कैरेक्टर रिफ्लेक्ट किया हुआ है डिसरप्शन के हिसाब से। व्हिच एवर न्यू एज कंपनीज दैट यू लुक एट, they have disrupted the existing business. Now say for example if you are talking about Zomato, so Zomato has significantly I think created a new segment for itself of last mile delivery जिसको हम क्विक कॉमर्स कहते हैं। तो क्विक कॉमर्स के अंदर आई थिंक उन्होंने आई थिंक काफी हद तक अपना एक प्रेजेंस क्रिएट किया है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 30-40,000 करोड़ का जो मार्केट कैप ये कंपनी का बनता है, उसके अंदर आई थिंक ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बड़ी कंपनियों के लिए। Say for example, a company which is wanting to create the larger amount of retail presence through the omni channel, through online channel. तो उनके लिए I think company like Zomato could be I think strategically a good fit.
क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी की उनकी जो कैपेसिटी अक्रॉस इंडिया जो जो सिटीज के अंदर उन लोगों ने की है, उसके अंदर आई थिंक द रिटेल कंपनीज को ऑनलाइन डिलीवरी करनी है, तो उसके लिए एक अच्छी तरीके से ये प्रपोजिशन बनती है। अब अमेजोन जैसी कंपनी की तुलना करें तो कंपनी को कई सालों लगे हैं लास्ट माइल डिलीवरी परफेक्ट करने के लिए। अगर कोई नई रिटेल कंपनी इंडिया के अंदर कारोबार शुरू करती है तो उनके लिए आई थिंक ये एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन बनता है। 30,000 40,000 करोड़ के बीच में एक कंपनी पूरी मिल रही है, तो दे में बी आई थिंक अ गुड एक्विजिशन टारगेट। तो मैं नहीं मानता कि जोमेटो को मैं प्रॉफिट करने के तरीके से इमीडिएटली देखूंगा। तो ये तरीके से देखोगे तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ये कंपनी के अंदर आ सकते हैं और ये कंपनी का कारोबार बढ़ा सकता है, तो देन आई थिंक इट विल बी अ गुड बिजनेस मॉडल टू टॉक अबाउट। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, अब मार्केट बिग वॉइसेस से अब मैं फोकस शिफ्ट कर रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और आज स्टार हेल्थ के मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद रॉय सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रॉय सर, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जो रिजल्ट्स आए थे प्लीज डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। एक बढ़िया क्लेम रेशियो, रिटेल सेगमेंट में खास तौर पे एक अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक करके दिखाई थी आपको। पर रॉय साहब, Q1 की परफॉर्मेंस को देखते हुए FY23 के लिए किस तरह की पिक्चर पेंट करोगे आप लोग बैक ऑफ द एनवेलप क्या कैलकुलेशन लेके चल रहे हो? किस तरह की ग्रोथ इस पूरे फाइनेंशियल ईयर देखने को मिल सकती है? नमस्कार और धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। Q1 का परफॉर्मेंस हमारी कंपनी का अच्छा रहा जैसे आपने बताया, और हमारा मानना है कि ये पूरा साल हमारी कंपनी 18 से 20% ओवरऑल ग्रोथ डिलीवर करेगी। और हमारा जो फोकस एरिया है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे हम मार्केट करते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को, वहां पे उस सेगमेंट में हमारा ग्रोथ 20 से 25% के बीच में होगा, और यही उम्मीद है इस साल की ग्रोथ प्रोजेक्शन का। 18 से 20% की ग्रोथ रॉय सर, इसमें प्राइस हाइक्स भी मान के चल रहे हैं हम लोग? अगर हाँ तो कितना आप लोग कैलकुलेशन में रख रहे हो? देखिए, प्राइस हाइक्स हम लोग इवेल्युएट करते रहते हैं। यदि जरूरत पड़े तो प्रोडक्ट्स को वायबल रखने के लिए हमें प्राइस हाइक लेना पड़ता है कभी कभी। तो इस साल के जो हमने ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है उसमें से 9 से 10% का प्राइस हाइक का इम्पैक्ट रहेगा। ओके, 9 to 10% अगर आप देखें प्राइसिंग हाइक का इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा रॉय साहब, ये बताइए कि रूरल बिजनेस वो कैसा लग रहा है इस वक्त आपको, और वहाँ पे स्पेशली इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही, और अगले 1-2 क्वार्टर्स के बारे में पूछूं मैं तो रूरल बिजनेस में क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप हमारे साथ? वहाँ कैसी ग्रोथ देख रहे हैं आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारा भी काफी फेवरेट सब्जेक्ट है। सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स को हमने एक अलग तरीके से हैंडल करने का प्लान किया है। वहाँ पे हम एक अलग पूरे टीम को हमने सेटअप किया है। वहाँ पे सिर्फ रूरल मार्केट्स को फोकस करने के लिए हमने 200 से ज्यादा ऑफिसेज ऑलरेडी खोल चुके हैं रूरल मार्केट्स में। और जब मैं रूरल की बात कर रहा हूँ तो ये 1 लाख से बिलो पॉपुलेशन के टाउन्स और विलेजेस की बात कर रहा हूँ। और 200 से ज्यादा ऑफिसेज हैं और 300 से ज्यादा हमारे स्पोक लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारे सेल्स मैनेजर्स काम करते हैं। तो रूरल का बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। पहले क्वार्टर में हमने ऑलमोस्ट क्लोज टू 80% ग्रोथ देखा है, और इस साल का हमारा जो टारगेट है रूरल बिजनेस में पिछले साल के कंपैरिजन में हम 100% से ज्यादा ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्रोथ एक बात है, और प्रोडक्ट्स और नए यूनिक सर्विसेज उस मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करने का भी प्लान है। हमने रिसेंटली कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ टाई अप किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है। 5 लाख से ज्यादा सेंटर्स है CSC के रूरल मार्केट्स में, तो वो भी स्टार हेल्थ की पॉलिसीज अपने सेंटर से मार्केट कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि रूरल कस्टमर्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। अच्छा, वो प्रपोजल की बात हुई थी रॉय साहब, वो कॉम्प्रिहेंसिव लाइसेंस सारी इंश्योरेंस स्ट्रीम्स के लिए, स्टार हेल्थ इंटरेस्टेड होगा क्या? कॉम्प्रिहेंसिव लाइसेंस फिर से दोहराइए। कहा जा रहा था कि वो प्रपोजल है कॉम्प्रिहेंसिव लाइसेंसेस के लिए, ऑल इंश्योरेंस स्ट्रीम्स। नहीं, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं था। हमारी कंपनी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पे ही फोकस कर रही है, और हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में इतना कम है, मुझे लगता है कि हमारे कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस में ही काफी काम करने का बहुत सालों का हेडरूम है। तो हमारा कोई प्लान नहीं है किसी कॉम्प्रिहेंसिव बाकी इंश्योरेंस प्लान्स में जाने के लिए। बस, तो ठीक, एक तो रेगुलेटरी है, दूसरा वो IRDAI ने अलाउ करा था 9 इंश्योरर्स
पर कॉर्पोरेट या बैंकिंग पार्टनर, मेरे ख्याल से पहले 3 थे। तो आपके बैंक एश्योरेंस प्लान्स के लिए कितना अच्छा, कितना फायदेमंद, कितना टेलविंड? बहुत बहुत टेलविंड एक्सपेक्ट करते हैं हम इस रेगुलेशन को, यदि ये इंट्रोड्यूस हुआ तो अभी ये डिस्कशन स्टेज में है। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी स्टार हेल्थ जैसी कंपनी को बहुत फायदेमंद का होगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स जो अभी सब हमारे साथ टाई अप में नहीं है वो टाई अप में आ सकते हैं और उनके साथ बातचीत चालू है बहुत सारे बैंक्स के साथ। लेकिन उनका जो अभी का रेगुलेशन है उसके बेसिस पे अभी वो टाई अप नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये रिलैक्सेशन मिलेगा तो स्टार हेल्थ को बहुत सारे नए बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप मिल सकते हैं। और बैंक एश्योरेंस हमारे लिए एक फोकस एरिया है। हमने हमारे साथ बहुत लीडिंग बैंक्स टाई अप ऑलरेडी में है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, रिसेंटली हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ टाई अप किया है। तो बैंक एश्योरेंस एक फोकस एरिया तो है हमारे लिए, और यदि ये रेगुलेशन ओपन हो जाता है तो और भी बैंक्स हमारे साथ जुड़ेंगे। रॉय साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कांग्रेचुलेशंस और डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। अच्छा, एक चीज और जाते जाते, स्टार हेल्थ में झुंझुनवाला साहब का बहुत तगड़ा स्टेक था ना? ये झुंझुनवाला साहब सब बीच में बेच रहे थे, आपके यहाँ भी कुछ ओवरहैंग आया क्या, या उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन? नहीं, झुंझुनवाला साहब हमारे प्रोमोटर हैं, उनका 17% से ज्यादा स्टेक है हमारी कंपनी में। उनका कोई उन्होंने कभी भी एक शेयर भी नहीं बेचा है स्टार हेल्थ का। और हमारी मैनेजमेंट, जो हमारे चेयरमैन मिस्टर जगन्नाथन, जो हमारे फाउंडिंग चेयरमैन है, उनके नीचे ये मैनेजमेंट टीम भी काम करती है। तो दोनों, हमारा जो प्रोमोटर बेस है और मैनेजमेंट टीम है, बहुत ही स्ट्रांग है, और इसके बेसिस पे हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए रॉय साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अब समय हो गया है। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि कल से ना मुंबई में 15% पानी कटौती की तैयारी हो रही है। शुभ शुभ बोलो, ये कहाँ सुन लिया आपने खबर? ये पता नहीं, गलती बताया। मैंने इसलिए इनसे पूछा क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा था, मिला। पहले 10% कटौती करी थी, फिर वो मानसून बढ़िया हो गया, इंप्रूव हो गया तो रोक दी गई, हटा दी गई, रोल बैक। अब कह रहे हैं बीच में फिर से पैच ड्राई आउट हो गया है तो 15% पानी। ये सचिन, ये क्या सीएनजी पीएनजी गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पानी कटौती, सचिन इसलिए आप पुणे निकल लिए थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोची समझी स्ट्रेटेजी है सचिन की। ठीक है, लेकिन कल का सवाल भाई, कल इन्होंने पूछा था, सवाल दिखाइए स्क्रीन पे, क्या था, कौन सा बॉडी पार्ट जिसमें 75 से ज्यादा पानी है? और इन्होंने असल में उस टाइम पे अमित सेठ ने जवाब दिया था, जवाब तो सही लग रहा था, पर इन्होंने जवाब को नकार दिया, बोले ये नहीं है। अरे कई लोगों ने गूगल में सही जवाब दिया है। वीरू, आपके पास आंसर है क्या? पहले आप बताओ। मेरे ख्याल से लंग्स, जो जितनी पढ़ाई मैंने करी तो है, ब्रेन में भी है, लेकिन वो वहां पे तो कल इन्होंने मना कर दिया। ये आंसर थोड़ा मुश्किल है। नहीं, पर मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक लंग्स। एक तो 60% हमारी, तो 2/3 तो हमारी ह्यूमन बॉडी पानी है, तो इतने सारे पार्ट्स हैं जो 70% से ऊपर पानी है, 75% से ऊपर। ब्रेन, वो क्या, हार्ट, वो मसल्स, लिवर, किडनी। अब आंसर क्या है आपका और क्या ट्विस्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। आंसर बिल्कुल आसान है। देखिए, जो कंपोजिशन है ना, उसमें ध्यान देना चाहिए। तो बायोलॉजिकली ये माना जाता है कि आपका दिल और दिमाग 78% से ज़्यादा वाटर कंटेंट है उसमें। तो दिल और दिमाग आपका पानी है 78% ज़्यादा। तो इसलिए वो कहावत अब बदल देनी चाहिए कि दिमाग में क्या भरा हुआ है। दिमाग में पानी भरा हुआ है। तो है ना? तो दिल और दिमाग में सबसे ज्यादा वाटर कंपोनेंट होता है बॉडी। हाँ, दिल पे इतना भरोसा करते थे, तू भी पानी पानी निकला है? ये है ना भाई साहब, प्रोड्यूसर साहब विजुअल देखिए कहाँ से ढूंढ के लाए दिल और दिमाग के। ये इंटरेस्टिंग। तो ये था भाई, दिल और दिमाग में सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट बॉडी का होता है। अच्छा, मैं लाया हूँ कल का सवाल। क्या सवाल है भाई? सवाल दिखाइए स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब। एक इमेज आएगी आपकी स्क्रीन पे, पहचानना है। ये चिड़िया का नाम क्या है? वाह, क्या क्वेश्चन है ये, है ना? इस चिड़िया का नाम क्या है? वीरू, ठीक है ना ये सवाल? ओके, बिल्कुल सही है सवाल, अच्छा सवाल है आशीष। अगर आप सोच रहे हैं ट्विटर है तो ये नहीं है। इस चिड़िया का नाम क्या है? ये सचिन, आपको पता है क्या?
आशीष जी मेरे पास विजुअल्स नहीं है तो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ। लो तो अभी मैं तक, सुबह तैयार होके बैठता हूँ आप लोगों के लिए, आप विजुअल ही नहीं है आपके पास। अरे ट्विटर वाली चिड़िया का नाम क्या है? अच्छा ओके, चलिए फिर इस पे बातचीत कल हम लोग अरे, करेंगे, और कल का सवाल वीरू लेकर आएंगे आपके लिए। वीरू आप ढूंढना शुरू कर दीजिए भाई, ये रोल ओवर शीट के अलावा सवाल भी ढूंढा करिए। अच्छा, इसका जवाब क्या मस्त साहब को टैग करना है? हाँ करेंगे, एलन ये साहब आइडिया को, ठीक है ना, है। एलन मस्क साहब टैग करें। मैं वही कह रहा था, आप अपने में जवाब भेजिएगा, मस्त साहब कहीं मस्त साहब सही जवाब ना देते। सुन लिया होगा तो सही जवाब दे देंगे। जो भी है ये कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए इस नोट पर यही सचिन, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। यहीं पे समेट रहा हूं 10 के दमदार ट्रेड्स को। नीरज जी के साथ अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। बाजार भाई इतना नीचे क्यों कर दिया आपने? वो झगड़ा झंझट जो चल रहा है वो खबर आप लेकर मेरे को लगता खबर से नहीं डरे, नहीं, थोड़ा सा मौका मिल गया बस उस खबर में, हालांकि तनाव है इसमें कोई शक नहीं है, जैसे हम सुबह कह रहे थे, लेकिन उस खबर में ऐसा एस्केलेशन नहीं है कि कुछ होने जा रहा है या ऐसा कोई है। अंदर खाने में कुछ चल रहा हो तो अलग बात है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पे तो ऐसा भी नहीं लग रहा है। लेकिन फिलहाल मार्केट ठीक ठाक करेक्ट हो गया है। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा नीचे है, 1800 शेयर गिरने वाले हैं। देखिए ना ये जो चिमटा बन गया है ना, हरा लाल, दिखाओ फिर से दिखाओ। चिमटा नहीं, चिमटा सही है एक्चुअली, चिमटा चिमटा ही तो वही है। अब इसमें अपनी रोटी सेकिए दिन भर। रोटी सेकी है बीच में। चिमटा के जो आखिरी के एजेस होते हैं ना एकदम वाले, वो अंदर की तरफ बेंड होते हैं, इसमें बाहर की तरफ बेंड है, रोटी पकड़ में नहीं आएगी, गिर जाएगी रोटी। थोड़ा सा दिक्कत भरा सी। तो चिमटा भी सही हो जाएगा, थोड़ी देर में आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे। चलिए खैर, अब हम लोग फटाफट अब शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, और उससे पहले सुर्खियां।